हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं 2024 का सेट नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि सेट नंबर 2 में कैसे क्वेश्चंस हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि लस 12 और 21 का 84 है, तो मस ज्ञात कीजिए। ये फेमस सवाल है बोर्ड की, जो हर एक सेट में लगभग आई जा रही है। इसके लिए हमें क्या समझना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, HCF, या हिंदी में लिखा है तो लिखिए लस, और बोलते क्या होता है, मस, ये होता है। तो आइए देखते हैं दिया क्या है। तो दिया है हमारे पास कि पहली संख्या जो है वो क्या है, 12 है, और दूसरी संख्या जो है वो क्या है, 21 है, और लौसा दिया है कितना, 84, और मौसा ज्ञात करना है तो मौसा हम लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, 4 का गुणा करेंगे, 21 चौके क्या होता है 84, और 4 3 क्या होता है 12, मतलब इसका मौसा जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। और 3 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमारा, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रायिकता से, कि एक बक्से में 6 नीली, 4 सफेद और 8 लाल गेंदें हैं। यदि इस बक्से से एक कंचा या दृश्या, कंचा है, कंचा या दृश्या निकाला जाता है तो नीली गेंद निकलने की प्रायिकता बताओ। गेंद नहीं है, कंचा है। आइए देखते हैं कि नीला कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगा। तो हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स है, इतना बड़ा बॉक्स नहीं बनाना है, एक बॉक्स है, इसमें क्या है कि 6 नीली गेंदें हैं, 4 सफेद हैं और 8 लाल हैं। 6 क्या है, नीली गेंद है, 6 जो है वो क्या है, नीली गेंद है, और 4 सफेद गेंद है। 4 क्या है, 4 सफेद गेंद है, और 8 लाल गेंद है। 8 क्या है, लाल गेंद है, 8 जो है वो लाल गेंद है। ऐसे है एक बॉक्स में। अब इसमें कह रहा है कि इसमें हम हाथ डालें या बिछे या रैंडमली बिना देखे और एक गेंद निकाले तो उसके नीला होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम देखें तो बात आएगी एनएस की और एनई की। तो एनएस क्या होगा, टोटल कंचों की संख्या, तो 6 4 10 8 18, और नीली गेंद जो है वो कितनी है, तो नीली गेंद जो है वो कितनी है, 6 है। तो ये हमारा निकल गया एनएस और एनई। तो प्रायिकता के लिए हमें क्या देखना होता है कि एनई बाई एनएस। तो एनई क्या है, 6 है, और एनएस क्या है, 18 है। 6 3 18, यानी कि प्रायिकता जो होगी वो 1/3 होगी, यानी 1/3 क्या होगी, प्रायिकता हो जाएगी। और 1/3 कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, सी ऑप्शन सही दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या हो गए, सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक दिए हैं, तो माध्य ज्ञात कीजिए। ये भी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, और इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमें रखना है कि जो बहुलक होता है, बहुलक जो होता है वो 3 इंटू क्या होता है, माध्यक, और 2 इंटू क्या होता है, माध्य। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बहुलक पहले दिया है 42, बहुलक कितना है 42, बराबर 3 गुणे माध्यक कितना दिया है 38.1 माइनस 2 गुणे माध्य अलग है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व, तो ये 42 हो गया, 3 का गुणा किए तो 3, 8 3 के 24, 3 3 के 9 2 11, यहाँ पे दशमलव लग गया। अब -2 और माध्य, अगर हम 2 और माध्य को इधर लाएं तो 114.3 में से घटेगा 42, ठीक। तो 2 और माध्य को इधर ही रहने दीजिए, और इसको अगर हम घटा रहे हैं तो इत्मीनान से घटा लीजिए। 3 है, यहाँ 42 हम घटाने जा रहे हैं, 0.030, यहाँ 2 हो जाएगा, और क्या होगा 7 4 11, इतना हो जाएगा, यानी 72 क्या होगा 2, 72.3। तो माध्य जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 72.3/2। ये क्या हो जाएगा
3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये 1 5, तो माध्य जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 36.15, और जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होता दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुलक वर्ग से, और बहुलक वर्ग का सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें हमें देखनी होती है कि सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है, तो 18 दिख रही है। तो बहुलक वर्ग जो होगा 15 से 20 का होगा, और 15 से 20 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं होता है, बस इसमें बारंबारता को देखनी होती है कि बारंबारता किसकी अधिक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाले पत्ते होने की प्रायिकता बताइए। इसके लिए आपको ताश के पत्तों की जानकारी होनी चाहिए कि ताश के पत्तों में क्या होता है, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 पत्ते 4 भाग में डिवाइड होते हैं। जैसे 13 तो क्या होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, 13 तो क्या होते हैं, हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं, और 13 क्या होते हैं, ईंट के पत्ते होते हैं। अब उन 13 पत्ते भी क्या होते हैं, बटे होते हैं, जिसमें से एक किंग होता है राजा, एक क्वीन होती है रानी, एक जैक होता है वजीर होता है। ये जो 3 पत्ते होते हैं ये फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले कार्ड होते हैं। तो इन्हीं की बात कर रहा है। तो उन 52 पत्तों में से एक कैटेगरी के 3 पत्ते फेस कार्ड होते हैं, तो 4 कैटेगरी है, यानी कि 12 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो 12 पत्ते ऊपर जाएंगे और 52 नीचे आएंगे। तो 12/52 क्या होगा, प्रायिकता होगा, जिसको काट के आप लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो 52 ताश के जो 52 पत्ते हैं ये 4 भाग में डिवाइड हैं। कौन कौन से भाग हैं, आइए देख लेते हैं। 4 भाग में डिवाइड है, जिसमें क्या है कि एक पान है, फिर हुकुम, और फिर क्या है, चीड़ी होती है, और फिर क्या होता है, ईंट होता है। ठीक, अगर इनका देखें नोटेशन तो ये ऐसा दिखता है। हुकुम जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और चिड़ी जो होती है ये भी ब्लैक कलर की होती है और कुछ ऐसे दिखती है, और ईंट जो होता है ना ये रेड कलर का होता है और कुछ ऐसे दिखता है। ठीक, ये ऐसे पूरे होते हैं, ठीक है, ये ब्लैक कलर के होते हैं सब। ठीक, अब ये होते कितने कितने हैं, तो ये 13 होते हैं, ये भी 13 होता है, ये भी 13 पत्ते होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है। अब इसमें फेस कार्ड जो होते हैं, एक क्वीन की, एक क्वीन की, एक जैक की, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, और किंग क्वीन जैक। मतलब क्या है कि ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये सब तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब बाकी पत्ते कैसे होते हैं, बिना तस्वीर के। तो हमें क्या कर रहा है कि अगर हम इसकी प्रायिकता निकालना चाहते हैं, तो प्रायिकता में क्या कह रहा है आपसे कि हमें एक पत्ता निकाले रैंडम और वो तस्वीर वाला निकले, इस बात की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पे जो हमारा NE होगा ना वो तस्वीर वाले पत्ते होंगे, क्या, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड होंगे यानी कि कितने होंगे, 3 3 6 3 3 9 3 4 के 12, तो 12 हो जाएंगे। और NS जो होगा ना वो तो पूरे 52 पत्ते हैं। तो ये दो चीजें हमें पता हो गई, NE और क्या, NS। तो प्रायिकता निकाल लेंगे हम। प्रायिकता जो होती है वो क्या होती है, NE/NS। तो प्रायिकता जो होगी वो क्या होगी, 12/52। तो अगर हम इसको काटें तो क्या आ जाएगा, 6/26, यानी 3/13। तो प्रायिकता हमारी आने वाली है 3/13। ये ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो एक परिमेय को अगर आप एक अपरिमेय में घटाएंगे, जैसे आपके पास है क्या, परिमेय संख्या में से अपरिमेय हमें घटाना है और देखना है कि ये क्या आएगा। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, वैसे ये अपरिमेय आता है, ठीक है, ये अपरिमेय ही आता है, चाहे आप जोड़े चाहे घटाएं, ये नियम होता है। परिमेय और अपरिमेय को अगर जोड़ेंगे घटाएंगे अपरिमेय ही आएगा। वैसे आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं कि आप कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हम मान ले लिए परिमेय संख्या 1 ले लिए, इसमें घटा लिए √2 अपरिमेय संख्या, तो ये इसको क्या बोलेंगे आप,
इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बोलेंगे कि हाँ लिख दे रहे हैं, चलिए लिख दे रहे हैं। लेकिन परिमेय संख्या जो होती है ना, पी बाई क्यू में लिखने के बाद भी ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो ये तो इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। जबकि परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या ऐसी होती है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी क्यू दोनों बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्यू तो जीरो नहीं है और इंटीजर भी है, लेकिन ऊपर वाला इंटीजर ना होने के कारण ये पूरी संख्या जो है उसको आप परिमेय नहीं बोल सकते। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब ऐसे भी आप समझिए कि रूट वाली जो चीजें होती हैं अगर रूट से बाहर नहीं निकल पा रही है तो अपरिमेय ही बनाएगी। तो ये ऑप्शन जो था वो अपरिमेय ही होगा। और अपरिमेय सदैव क्या है, अपरिमेय ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब वही पी बाई क्यू का फॉर्म, जिसमें पी क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें तो देखिए रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, रूट से बाहर निकाल लेंगे क्या इसको, रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये क्या है, ये परिमेय नहीं हो सकती। ये वाली, ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगी। अब ये वाली भी, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये 4/3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, जो कि ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। मतलब परिमेय ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो यही सही होगा। तो ऐसे भी ये सही हो गया। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करके देखें तो √5 प्लस क्या था, √7 था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या है कि √5 और माइनस √7 है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये वर्गांतर लग सकता है, ये प्लस बी और माइनस बी का। यानी √5 का स्क्वायर कर लें और माइनस लगा के क्या कर लें, √7 का स्क्वायर कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे ये 7 हो जाएगा, यानी कि -2। अब कहेंगे -2 क्या परिमेय संख्या है, हाँ है। क्यों, क्योंकि -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। और जहाँ ये 2 भी क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, -2। और ये भी क्या है, 1 भी बिलोंग्स टू इंटीजर है और 1 नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब पूरी कंडीशन फॉलो हो रही है किसकी, परिमेय संख्या की। क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है, अभी हम लिखे थे कि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू का फॉर्म होना चाहिए और P और Q दोनों ही इंटीजर होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें फॉलो हो रही हैं, यानी कि ये वाली संख्या जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो सही ऑप्शन मार चुके हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी बताओ। ये भी सवाल बार बार आ रही है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाइए। ये बिंदु ए हो गई, ये बिंदु क्या हो गई, बी हो गई। इसको x1 मान लिए, y1 मान लिए, इसको मान लिए x2 और y2 मान लिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही क्या है, सूत्र है। और हमारी जो अब की बार जो बिंदु है वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या दे दिया है, ए बी के फॉर्म में दे दिया है, ए और बी। और दूसरा वाला क्या दे दिया, बी और माइनस ए। जब इसको हम इसमें रख रहे हैं, डी निकालने के लिए रख रहे हैं, तो x2 का मान क्या है, बी, और x1 का मान क्या है, ए। तो इसका स्क्वायर हो गया। और y2 का मान -a और y1 का मान b, इसका स्क्वायर। तो ये देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, b माइनस ए का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जा रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। खोलेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से स्टार्ट कीजिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 2ab तो कट गया और ये दो दो बार है, तो क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा सही है, ये ऑप्शन हमें डी दिख रहा है सही। यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 8वें का। अगला क्वेश्चन पे देख, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन है। तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है px इक्वल टू
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद यही होता है, ये है हमारा द्विघात बहुपद। अब यदि इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या हैं, शून्य किसके क्या हैं, अल्फा और क्या है, बीटा है, तो एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो होता है -b/a, और एक रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा का, वो होता है c/a। ये दो फार्मूला आपको आना चाहिए। चलिए, ये पहला फार्मूला हो गया, ये क्या होगा, दूसरा फार्मूला। आइए देखते हैं। तो ये तो था फार्मूला। अब आपका जो द्विघात बहुपद दिया है वो क्या दिया है, तो वो दिया है px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये द्विघात बहुपद हमारा क्या है, दिया गया है। तो इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक वाले द्विघात बहुपद से। तो हमारा जो व्यापक द्विघात बहुपद है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या तुलना करने पर। अगर हम तुलना कर रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि a का मान क्या आ रहा है 4, b का मान क्या आ रहा है -4, और c का मान क्या आ रहा है 1। तो आइए देखते हैं। अगर हम शून्यकों का योगफल देखें, तो वो अगर इसके शून्यक हम अल्फा और बीटा मान के रखे थे, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, -b/a। यहाँ से ये तो हम जानते थे। अब इसमें हम आइए मान रखते हैं। तो अगर हम मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस, और b का मान भी माइनस क्या है 4 है, अब बटे के 1, यानी कि यहाँ 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो 4 हमारा दिख रहा है कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण के एक युग में इतना और इतना के हलों की संख्या बताइए। इसको भी आप जानते हैं, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर दो इक्वेशंस हैं तो इनके मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है किस पे, गुणांकों पे, a1 बटे के a2, b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2। दूसरा होता है कि a1 बटे के a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये। और तीसरा होता है कि a1 बटे के a2, b1 बटे के b2 और c1 बटे के c2 में यहाँ इक्वल नहीं हो। तो ये तीन तरह के रिलेशन होते हैं और इनमें क्या होता है, मूलों की प्रकृति डिपेंड करती है। जैसे अगर सब बराबर है तो क्या होगा, इनफाइनाइट हल होगा, ठीक है। ये होगा तो अद्वितीय हल होगा, और ये वाला कंडीशन होगा तो कोई हल नहीं। और हमारे पास जो है ना, अब की बार इक्वेशन जो दिया है उसमें यही चेक करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, हलों की संख्या कैसी है। तो आइए देखते हैं। हमारा जो अब की बार वाला इक्वेशन है वो है x माइनस वाई बराबर कितना, 8, और 3x माइनस 3y बराबर 16। ये पहला इक्वेशन है, ये वाला क्या है, दूसरा इक्वेशन। तो इसमें अगर हम कंपेयर इन दोनों को करें किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अगर तुलना करें, तुलना करने पर, तो तुलना करके मान निकालो। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ a1 का मान 1 आया, b1 का मान क्या आया -1, और c1 का मान 8 आया। c1 का मान क्या आया, 8 आया। जैसे इक्वेशन है वैसा ही तुलना भी किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि b1y इक्वल टू c1 और एक b2y इक्वल टू c2।
से तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे C1 निकल गया, फिर यहाँ पे क्या है, A2 का मान आया 3 और B2 का मान क्या आया -3 और C2 का मान क्या आया 16। इतनी चीजें आ गई। अब इनको हम रखते हैं A1 बटे के A2, B1 बटे के B2 और C1 बटे के C2। साइन नहीं लगाएंगे, साइन रखने के बाद लगाएंगे। 1 बटे के 3 -1 बटे -3 और 8 बटे के 16। तो हम देख रहे हैं कि ये 1 बटे 3, ये माइनस माइनस कट गया तो ये भी 1 बटे 3 हो गया और ये 8 गुना के 16 हो गया, मतलब 1 बटे के 2 हो गया। तो ये वाला बराबर नहीं हो रहा है, ये वाला बराबर हो जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसी साइन को लेके ऊपर बढ़ेंगे, तो ऊपर बढ़ेंगे तो ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, मतलब ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। तो ये वाला कंडीशन देखिए कि कौन सा वाला फॉलो कर रहा है। तो ये है कोई हल नहीं वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो कोई हल नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका क्या है, सही ऑप्शन है। और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर किसी समीकरण का कोई मूल दिया है तो वो उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो समीकरण है वो x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। अगर इस समीकरण का x बराबर 2 एक क्या है, मूल है, तो संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब है कि इसमें हम x बराबर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ 2 रख दीजिए माइनस के, यहाँ 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 4 माइनस 2 के माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 2 के उधर जाएगा तो ये -4 आएगा। तो k का मान क्या आएगा, -2। k का मान क्या आएगा, -2। तो -2 सही आंसर है और वो है बी ऑप्शन सही। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया है और इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि 20वां पद क्या होगा इस समांतर श्रेणी का। इसके लिए हम समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, ऐसे ऐसे जा रही है समांतर श्रेणी, एपी में है। अब इसका 20वां पद लिखने के लिए हमें पहले पदों को निकालना पड़ेगा। तो इसका ए जो है, प्रथम पद क्या है, 10 है। और डी निकालने के लिए पदों का अंतर देखते हैं, सटे हुए पदों का। ये -3 आ रहा है। ये दो चीजें दिया है। तुमसे पूछ क्या रहे हैं, तो पूछ रहे 20वां पद। अब 20वां क्या होगा पद, a प्लस 19d होगा। एक कम d होता है, सिखाए थे आप लोगों को। तो इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा 10 और 19 और d का मान क्या हो जाएगा -3। तो 19 दिया क्या होता है 57। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 47, t 20 हो जाएगा। यानी 20वां पद क्या हो जाएगा -47। और -47 कौन सा ऑप्शन सही होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ जो है 12 है। तो PQ की लंबाई बताइए। आइए एक वृत्त पहले बनाते हैं। पहले एक वृत्त बनाएंगे हम लोग। वो वृत्त क्या है, ये है, ये हो गया एक वृत्त, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु P पर, यहाँ P हो गया, P से एक स्पर्श रेखा ऐसे गई है और इसका केंद्र O है और यहाँ से भी एक रेखा गई है जो Q पे मिलती है। और ये जो रहा आपका, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। और OQ का लंबाई कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर। और PQ का लंबाई तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और ये रेडियस जो है ये भी दिया है 10 सेंटीमीटर। ये चीज है। तो इसमें एक कंसेप्ट आती है, एक प्रमेय आती है। प्रमेय क्या होती है उसको बताया जाए तो ये है कि प्रमेय जो होती है वो ये आपको सीखनी है कि कोई वृत्त है आपके पास क्या है, अगर कोई वृत्त है और इससे जाती हुई कोई स्पर्श रेखा है, अगर कोई वृत्त है और इससे जाती हुई कोई स्पर्श रेखा हम खींचें ऐसे, और इसके केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिलाएं, तो ये तो त्रिज्या होगी। लेकिन ये क्या होता है 90 होता है अगर ये स्पर्श रेखा है तो। स्पर्श रेखा और इसको बोलेंगे त्रिज्या, ये हमेशा क्या करती हैं 90 का कोण बनाती हैं। ये प्रमेय होता है जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये प्रमेय आपको पता है तब इस सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये त्रिज्या है और ये क्या है स्पर्श रेखा है। ये एंगल भी क्या होगा 90 होगा।
तो 90 होगा तो समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, और समकोण त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ओ पी क्यू में। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि k का स्क्वायर जो होता है वो a का स्क्वायर प्लस क्या होता है, l का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि k का स्क्वायर पकड़ना है, और k 90 के सामने का होता है क्या, k 90 के सामने का क्या होता है k, और इसको अगर हम थीटा मान लें तो थीटा के सामने का ये क्या होगा, लंब। तो 10 लंब हो गया, और आधार ये हो गया पी क्यू। आधार ही हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं पी क्यू क्या है, आधार है, पी क्यू की लंबाई ही निकालनी है। तो के क्या हो जाएगा, तो के हमारा क्या हो जाएगा, के है 12, 12 का स्क्वायर, आधार कितना है, तो पी क्यू का स्क्वायर, और लंब कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये 144 हो गया पी क्यू स्क्वायर, और ये 100 हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 में से 100 घटा दीजिए, तो पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, पी क्यू जो हो जाएगा वो आ रहा है, पी क्यू स्क्वायर जो आ रहा है 44 आ रहा है, तो पी क्यू हो जाएगा 44। और 44 को लिख सकते हैं 2 कड़ी में 11, क्योंकि 44 जो होगा वो क्या होगा, 4 गुणे 11 होगा, और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, 11 अंदर रह जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 कड़ी में 11, 2 कड़ी में 11, 2 कड़ी में क्या हो जाएगा 11। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है कि यदि दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यूब है, संलयन फलकों को, संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिलाकर जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त घन। ये सवाल करते आ रहे हैं हम लोग कि एक क्या कह रहा है, दो घन है, दो क्या है, घन है, दो घनों को क्या कर दे रहा है, ये जोड़ दे रहा है। तो दो घनों को जब भी आप जोड़ेंगे, दो घनों को जब भी आप जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनता है, घनाभ ही बनता है। जोड़ के देखिए, दो घनों को अगर आप जोड़ रहे हैं ना तो क्या बनता है, ये अगर दो घन है तो ये जोड़ने पे घनाभ ही बनता है। अब एक घन का, एक घन जो था ऐसे, एक घन का आयतन दिया था, मान लीजिए इसकी भुजा ये है, इसका आयतन दिया था, आयतन दिया था 8 सेमी क्यूब, आयतन होता है ए क्यूब, तो 8 हो गया, तो ए का मान क्या हो गया 2। तो 2 सेमी क्यूब वो घन जो है उनकी भुजा है। तो अगर उनकी भुजा 2 है और ये घनाभ बन चुका है चिपका के, तो अगर ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2 है, तो ये भी क्या होगी 2 होगी। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा लंबाई, और लंबाई कितना निकल गया 4। बाकी ब्रीथ जो होगी वो 2 ही होगी, और ऊंचाई भी क्या होगी 2 ही होगी। तो अगर ये जो आकृति बन रही है, कह रहे कि मिलाकर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होता क्या है, तो वो होता है 2LV प्लस BH प्लस HL। तो हमारा जो है यल कितना है, तो यल है हमारा 4, 2 प्लस 2 2 और प्लस 2 फिर 4, यही है। तो 2 8 4 8 8 8 16 4 20, तो 20 हो गया यानी 40। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, जो कि हमारा सी ऑप्शन सही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्य खंड का कोण बताओ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देके त्रिज्य खंड का कोण पूछ रहा है, आइए देखते हैं। तो एक वृत्त हमारे पास है, चलिए, और 14 सेमी इसकी क्या है त्रिज्या है, और त्रिज्य खंड का कोण पूछ रहा है, ठीक। तो इसका मान लीजिए ये केंद्र है, ये इसका थीटा हो गया, ये इसका आर हो गया। तो आर बराबर कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया, और
थीटा पूछ रहा है और एरिया कितना दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे एरिया इसकी होती कितनी है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये 154 रख लिए। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 और 14, थीटा का मान नहीं पता है तो ऐसे ही रखते हैं 154। अगर हम इसको 7 दूना के 14 दो बार में काट दिए, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 11 से 2 बार में कटेगा तो ये 7 बार में कटेगा, फिर 7 वापस इसको 2 बार में काट देगा। मतलब ये 2 2 अभी बचा हुआ है, बाकी सब कट चुका है। तो इधर से क्या आ रहा है कि 4 थीटा बटे 360 इक्वल टू 1, तो 4 9 36, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होगा, आंसर सही है, यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 साइन 30 अंश और cos 30 अंश का मान बताइए, यानी ये होगा साइन 60 अंश, यानी कड़ी में 3/2, लेकिन हम लगाएंगे तो कैसे आएगा, 2 साइन 30 अंश और cos क्या है 30 अंश है, तो 2 साइन 30 अंश का मान 1/2 और cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, 2 2 कट गया तो क्या आ गया कड़ी में 3/2, तो कड़ी में 3/2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। वैसे ये साइन 2a का फार्मूला है, लेकिन ये 10 में नहीं है 11 में है, तो आप लोगों को ऐसे ही लगाना पड़ेगा, और ऐसे लगाने पे भी क्या आ रहा है, कड़ी में 3/2 आंसर चला आ रहा है। अगली सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि सरसमीका से लगा सकते हैं कि साइन थीटा क्या है 3/4 है, तो tan थीटा अगर आपको चाहिए तो tan थीटा के लिए चाहिए साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ से हमें क्या है cos थीटा निकालना पड़ेगा, और cos थीटा आपको पता है कि 1 माइनस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन का मान कितना है 3/4, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, यानी कि √7/4। ये किसका मान आ गया, cos थीटा का। साइन थीटा दिया था, ये cos थीटा का मान निकाल लिए, और cos थीटा भी निकल गया, साइन थीटा भी निकल गया, तो tan थीटा हमें चाहिए था, तो tan थीटा चाहिए था तो निकाल लीजिए tan थीटा, तो tan थीटा चाहिए था तो निकालेंगे कैसे, चलिए, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, तो साइन थीटा अभी हम निकाले क्या, साइन थीटा अभी निकाले √7/4, और cos थीटा नहीं, साइन थीटा तो पहले से पता था 3/4 और √7/4, तो 4 4 कट जाएगा, तो 3/√7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3/√7 कहाँ दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी इसको क्या कर सकते हैं, ये अगर फर्स्ट मेथड आप पकड़ रहे हैं तो एक और मेथड होती है लाल बटे कक्का वाली, तो उसको भी आप चाहे तो लगा सकते थे। उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए, आइए सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया है क्या, साइन थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ से साइन थीटा जो होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कौन होता है। अब यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा मान लेंगे, यहाँ हो गया ये क्या कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण हो गया 4, ठीक, तो आधार आप निकाल लेंगे पाइथागोरस से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है बताइए, कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है, और लंब है 3 का स्क्वायर, तो 16a² 9, a स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो a का मान क्या हो जाएगा √7, √7। अब यहाँ अगर हम tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार कैसे डिसाइड कर रहे हैं, लाल बटे कक्का से, तो tan यहाँ पे होता है, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और एक और यूज किए तो साइन यहाँ पे होता है, तो लंब बटे कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, और आधार √7 निकाले अभी, तो √7,
तो यहाँ से भी क्या होगा 3/√7, 3/√7 यहाँ पे 3/√7 यहाँ से भी देखिए आया और यहाँ से भी आ गया। मतलब दोनों तरीके से हम क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। सेकेंड मेथड के नाम पे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से लगा सकते हैं, चाहे लाल बटे कक्का लगाइए चाहे सम का लगाइए, दोनों से ही आंसर आ जा रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। तो कोसेक ए प्लस कॉट है, तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और इधर क्या है 1 माइनस कॉस ए, इसको हम साइन कास में तोड़ते हैं तो 1/sin ए हो जाएगा। अब कॉट जो होता है कॉस ए अपन क्या है साइन ए है, और 1 माइनस क्या होगा कॉस ए हो। अब इसको हम साइन ए एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी आया 1 माइनस कॉस ए। अब ये चीज देखिए आप कि ये क्या है वर्गांतर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे के साइन ए, और ऊपर जो दिख रहा है वो आपको फार्मूला दिख रहा है किसका, साइन स्क्वायर ए का बटे के साइन ए का। ये इससे कटेगा और क्या बचेगा साइन ए बचेगा। साइन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यहाँ डी ऑप्शन दिख रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। तो आइए देखते हैं कि ये मान कितना होगा। इसके लिए हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे के 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट स्क्वायर ए अगर कहीं लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10, 1 क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए तो रहेगा, अब बटे के 1 माइनस 1/10 स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे के टेन स्क्वायर ए माइनस 1/10 ए, ठीक है। टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब ये क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को रहने देते हैं, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये भी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटे के क्या रहेगा टेन स्क्वायर ए। ये तो इससे कट गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए आएगा, और जो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां। 20वां में कह रहा है कि दिए गए चित्र में एस टी पैरेलल टू क्या है क्यूपी है, एस टी पैरेलल टू क्यूपी है, और क्यू एस 3 है और एस आर ये है, पी टी इतना है, तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना बना लेते हैं फिगर। तो ये टी है, ये क्या है एस है, ये क्या है आर है, ये क्या है क्यू है, ये क्या है पी है, ये 2.8 है और ये 1.5 है, और बाकी चीज़ें देखना है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो थेल्स प्रमेय लग सकती है। क्यू एस पूरा दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 3 सेंटीमीटर है, और एस आर क्या है 1.5 सेंटीमीटर है, और पी टी जो है वो 28 है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो टी आर पूछ रहा है, लास्ट में क्या पूछ रहा है टी आर। तो टी आर ये है, मतलब इसको अगर एक्स मान ले तो ये चीज़ पूछ रहा है। अब हमें पता है कि इस त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज क्या है पी क्यू आर में, चूंकि क्या है कि एस टी जो है वो पैरेलल किसके है क्यू पी के। अगर ये पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं कि इतना बटे के इतना और इतना बटे के इतना कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं टी आर बटे के टी पी बराबर एस आर बटे के क्या क्यू एस। तो टी आर तो हमें ज्ञात करना है, उसको एक्स मान लें। टी पी हमें दिया है 2.8 और एस आर जो है वो 1 है 5 है, और क्यू एस जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ से इसको हम काट सकते हैं 0.5 बार में। यक्स का मान हो जाएगा 2.8 गुणते 0.5, इसको अगर हम गुणा कर देंगे तो 1.4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन। तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 1.4, और यक्स को हम टी आर माने थे तो हमारा टी आर जो हो जाएगा वो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 1.4 हमारा डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम 20वां क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे और उसका आंसर आएगा डी। तो आप देखें कि इस प्रकार से हम 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चनों को आराम से खत्म कर लिए।